नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम M7B 18.67 यानी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल डैमेज और खास तौर पर नेग्लिजिबल डैमेज पर बात करने वाले हैं। एविएशन में हवा में उड़ने वाली मशीनों की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है ना? किसी भी एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में होने वाले डैमेज को पहचानना, उसका आकलन करना और उसे ठीक करना, ये सब एक बेहद सटीक और कड़े नियमों वाला विज्ञान है। तो चलिए, बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम चीज़ों पर फोकस करेंगे। डैमेज की 4 अलग अलग श्रेणियां, नेग्लिजिबल डैमेज का असली मतलब, डैमेज का इंस्पेक्शन और असेसमेंट कैसे होता है, सुधारात्मक कार्रवाई यानी करेक्टिव एक्शन की तकनीकें क्या हैं, और अंत में हम देखेंगे कि जब डैमेज नेग्लिजिबल लिमिट्स को पार कर जाता है तब क्या किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डैमेज की 4 श्रेणियों की। आखिर स्ट्रक्चरल रिपेयर की दुनिया में डैमेज को किस तरह से मापा और बांटा जाता है? देखिए, एयरक्राफ्ट में होने वाला हर डैमेज एक जैसा नहीं होता। इसे मुख्य रूप से 4 क्लासेस में बांटा गया है। क्लास 1, जिसे हम निग्लिजिबल या मामूली डैमेज कहते हैं, इसके लिए बस साधारण सी सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत होती है। फिर आता है क्लास 2, जहां पैचिंग या स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। क्लास 3 थोड़ा और सीरियस है, जहां डैमेज वाले हिस्से को हटाकर नया हिस्सा लगाना पड़ता है, जिसे इंसर्शन कहते हैं। और अंत में है क्लास 4, जब डैमेज इतना ज्यादा हो कि पूरे के पूरे कंपोनेंट को रिप्लेस करने के अलावा और कोई सुरक्षित विकल्प ही ना बचे। अब हमारा पूरा ध्यान क्लास 1 पर रहेगा, यानी नेग्लिजिबल डैमेज। लेकिन एक बात मैं यहां बिल्कुल साफ कर दूं, एरोस्पेस इंडस्ट्री में मामूली का मतलब महत्वहीन बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी एक बहुत ही सख्त परिभाषा है। तकनीकी भाषा में समझें तो नेग्लिजिबल डैमेज वो है जो सतह पर तो साफ दिखाई देता है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये एयरक्राफ्ट की अंदरूनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी यानी उसकी मूल मजबूती पर कोई असर नहीं डालता। आसान शब्दों में कहें तो विमान की भार सहले की क्षमता बिल्कुल बरकरार रहती है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? लोग सोचते हैं कि डैमेज नेग्लिजिबल है तो बस इसे इग्नोर कर दो। जी नहीं, एक मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए नेग्लिजिबल का मतलब अनदेखा करना हरगिज नहीं है। इसे बिना रिपेयर किए ऐसे ही तभी छोड़ा जा सकता है जब आपके अप्रूव्ड मेंटेनेंस डेटा और तय सीमाएं इसकी स्पष्ट रूप से इजाजत दें। इस फॉर्मूले से इसे समझना थोड़ा और आसान हो जाता है। सतह पर स्पष्ट डैमेज है लेकिन स्ट्रक्चरल मजबूती बरकरार है, तो ये नेग्लिजिबल डैमेज कहलाएगा। पर याद रखिए, हर एयरक्राफ्ट और हर कंपोनेंट की अपनी अलग लिमिट्स होती हैं, इसलिए हमेशा डेटा चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो क्रिटिकल फ्लाइट कंडीशंस के दौरान यही छोटा सा डिफेक्ट फैलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि इन डिफेक्ट्स की सही पहचान और आकलन यानी इंस्पेक्शन और असेसमेंट आखिर किया कैसे जाता है, ताकि एक छोटी सी खरोंच किसी भयानक दुर्घटना का कारण ना बन जाए। किसी भी रिपेयर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही सख्त 5 स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले डैमेज का इंस्पेक्शन करें, फिर डैमेज और ओरिजिनल मटेरियल को आइडेंटिफाई करें, डैमेज कितना फैला है इसका असेसमेंट करें, फिर स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल्स में उसकी लिमिट्स चेक करें और सबसे आखिर में जाकर कोई एक्शन लें। चलिए इसे थोड़ा विजुअली समझते हैं। रिपेयर से पहले के असेसमेंट में टेक्नीशियंस रिवेटेड जॉइंट्स की बहुत बारीकी से जांच करते हैं और जंग या कोरोजन को ढूंढते हैं, और कई बार तो नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि धातु के अंदर छिपे हुए हीट या स्ट्रेस क्रैक्स का पता लगाया जा सके, वो भी बिना किसी पुर्जे को तोड़े। जब हम डैमेज को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो बीमारी की बिल्कुल सटीक पहचान होना बहुत जरूरी है। क्या ये करोजन या पिटिंग की वजह से मटेरियल लॉस है, या फिर डेंस्ट की तरह मटेरियल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ब्रिनलिंग और गॉलिंग जैसी सतह की घिसावट है? जब तक सही डिफेक्ट का पता नहीं चलेगा तब तक सही रिपेयर मुमकिन ही नहीं है। अब एक बार जब डैमेज को क्लास 1 के रूप में असेस कर लिया जाता है और वो लिमिट्स के अंदर होता है, तो अगली बारी आती है सुधारात्मक कार्रवाई यानी करेक्टिव एक्शन की। इसका इलाज आखिर कैसे होता है? आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली इन सुधारात्मक तकनीकों में शामिल है सतह को स्मूथ करना, सैंडिंग करना, हल्के डेंट्स को हथौड़े से सावधानी से बाहर निकालना, या फिर स्टॉप ड्रिलिंग। लेकिन ध्यान रहे, इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये देखने में सही लग रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल तभी होता है जब लागू मेंटेनेंस डेटा इसकी साफ साफ परमिशन देता हो। स्टॉप ड्रिलिंग के पीछे का विज्ञान वाकई में बहुत कमाल का है।
इसमें होता क्या है कि क्रैक के बिल्कुल आखिरी सिरों पर छोटे छोटे छेद ड्रिल कर दिए जाते हैं। इससे जो स्ट्रेस एक जगह पर केंद्रित हो रहा था वो रिलीज हो जाता है, और ये सिंपल सी ट्रिक उस क्रैक को धातु में आगे फैलने से फिजिकली रोक देती है ना बहुत ही स्मार्ट और असरदार इंजीनियरिंग। लेकिन कहानी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब प्री रिपेयर असेसमेंट में पता चलता है कि डैमेज इतना गंभीर है कि उसे इन मामूली सुधारों से ठीक नहीं किया जा सकता। यहीं से हमारी एडवांस रिपेयर की इंजीनियरिंग शुरू होती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंजीनियरिंग सवाल है। जब कोई डैमेज नेग्लिजिबल लिमिट्स को पार कर जाता है और क्लास 2 पैचिंग या क्लास 3 रिपेयर की कैटेगरी में पहुंच जाता है, तब उस प्रोसेस को कौन से विशिष्ट सिद्धांत कंट्रोल करते हैं। यहाँ सबसे पहला सिद्धांत आता है 1 गेज हेवियर रूल। आमतौर पर जब अंदरूनी हिस्सों में पैच लगाया जाता है तो इंजीनियर्स उसी मिश्र धातु या अलॉय का इस्तेमाल करते हैं जिसका ओरिजिनल पार्ट बना है, लेकिन वो पैच ठीक 1 गेज मोटा होता है। इससे होता यह है कि रिपेयर के बाद भी स्ट्रक्चर की भार सहने की क्षमता बिल्कुल बरकरार रहती है। अब यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो शायद हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टी लगे। आप सोच रहे होंगे कि पैच को जितना मजबूत बनाओ उतना अच्छा है ना? गलत। किसी रिपेयर को जरूरत से ज्यादा मजबूत बना देना वास्तव में एयरक्राफ्ट को कम सुरक्षित बना सकता है। देखिए, अगर आप किसी पैच को बहुत अधिक मोटा या सख्त बना देंगे तो वो उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट के प्राकृतिक लचीलेपन को रोक देगा। एक प्लेन को हवा में थोड़ा बहुत फ्लेक्स होना ही पड़ता है। अगर वो हिस्सा सख्त हो गया तो पैच के किनारों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने लगेगा। इससे मेटल फिटीग बहुत तेजी से बढ़ेगा और वहां क्रैक्स आ जाएंगे। इसलिए रिपेयर सिर्फ आवश्यक मजबूती के लिए होना चाहिए, एक्स्ट्रा मजबूती के लिए नहीं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जॉइंट्स में फास्टनर्स का भी एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। सोचिए, अगर आपने बहुत कम रिवेट्स लगाए तो शियर फोर्स उन्हें तुरंत तोड़ देगा, और अगर आपने बहुत ज्यादा रिवेट्स ठोक दिए तो बेयरिंग स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि वो अक्षरशः शीट मेटल को ही चीर कर रख देगा। इसलिए हर चीज एकदम सटीक अनुपात में होनी चाहिए। रिपेयर के शेप को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एरोडायनामिक्स का सख्ती से पालन होना चाहिए। कटआउट्स हमेशा गोलाकार या अंडाकार होने चाहिए, आयताकार या रेक्टेंगल नहीं। क्यों? क्योंकि नुकीले कोनों से ही अक्सर खतरनाक स्ट्रेस की शुरुआत होती है। गोल किनारों में यह स्ट्रेस आसानी से बन जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, रिपेयर का वजन कम से कम रखना। फ्लाइट कंट्रोल सरफेस पर अगर आपने रिपेयर के दौरान थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वजन बढ़ा दिया तो पूरा एयरक्राफ्ट अनबैलेंस हो सकता है। इससे उड़ान के दौरान बहुत ही खतरनाक और हिंसक कंपन या फ्लटर पैदा हो सकता है, जो उड़ान के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अगर हम इन सबको मिला दें तो एक कामयाब रिपेयर असल में 4 प्रतिस्पर्धी चीजों को बैलेंस करने का नाम है। खोई ही मजबूती को वापस लाना, रिवेट्स का सही संतुलन बनाना, हवा के बहाव के लिए सही एरोडायनामिक शेप रखना और वजन को न्यूनतम रखना। जब ये चारों चीजें सही अनुपात में मिलती हैं तभी रिपेयर सफल होता है। तो इस एक्सप्लेनेर को हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर बहुत ज्यादा कठोरता किसी मशीन को तोड़ सकती है तो सोचिए, हवा में उड़ने वाली इन बहु-टन वजनी मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए उनके लचीलेपन को समझना कितना जरूरी है। सटीक असेसमेंट, मैनुअल्स का सख्त पालन और ये एहसास कि सच्ची मजबूती के लिए लचीलापन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही एविएशन इंजीनियरिंग का असली कमाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।